22 जुलाई 2022 को फुलवरिया शरीफ में एक एफआईआर कायम की गई पीएफआई के विरुद्ध। पीएफआई के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है ये कोई एक दिन या एक महीने का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी जांच पड़ताल और सीबीआई के पुख्ता सबूतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अब हम जानते हैं कि पीएफआई है क्या। पीएफआई संगठन वर्ष 2006 में बना, जिसके सारे सदस्य उन मुस्लिम संगठनों से आए थे जो संगठन भारत सरकार ने बैन कर दिए थे, जैसे सिमी, जेकेएलएफ, ऐसे अनादि कई संगठन हैं। मैं इसके पहले भी इसके कह चुका हूं। और इसकी फंडिंग कैसे होती थी इस पर आपको जो ज़्यादा गौर करना है। पीएफआई के भारत में कुल कितने सदस्य हैं इसकी संख्या तो मुझे नहीं पता, शायद 50 लाख के करीब हो या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। परंतु इनके 2 लाख सदस्यों के 2 लाख सेविंग अकाउंट इस भारत के बैंकों में हैं और भारत सरकार के नियम के अनुसार उनके परिजन, रिश्तेदार, मित्र कोई भी यदि विदेश में है तो वो हर महीने अधिकतम $10,000 करीब 8 लाख रुपए भारत भेज सकते हैं, क्योंकि वो घर के खर्चे के नाम पर जायज़ है। आप ये मानो कि इन 2 लाख खातों में हर महीने सिर्फ $500 यानी कि 40,000 रुपए इनके परिजन भेजते होंगे, मतलब करीब 800 करोड़ रुपए हुए हर महीने इन 2 लाख सेविंग अकाउंट में आते हैं। इसका 85% पीएफआई को जाता है और जो शेष रकम है 15% ये सेविंग खाते वालों का इनाम होता है। यदि एक महीने में 680 करोड़ रुपए तो साल भर में 8,160 करोड़ रुपए है। और ये पीएफआई सन 2006 से भारत में है, मतलब 16 सालों से भारत में 1,30,560 करोड़ रुपए जो विदेशी फंडिंग हुई है। ये आंकड़े तो मैं वो बता रहा हूं जो इनको विदेश से इस तरह से पैसे प्राप्त हुए हैं। अब सोचो कि यदि हर महीने $500 की जगह $2,000 भेजते होंगे तो कितना धन आता होगा। खैर, अब समझे सीए, एनआरसी, हिजाब मामला, किसान आंदोलन, कश्मीर में पत्थरबाजी, पूरे भारत में हमेशा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे, सर तन से जुदा का नारा, करोड़ों के इनाम, इन सब कामों के पैसे कैसे आते हैं? इसलिए वो कहते हैं क्योंकि इनका जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य के आधार पर इनका गठन हुआ वह लक्ष्य था वर्ष 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना इनका मकसद था और उसी को लेकर के इन्होंने भय का वातावरण, आतंक का वातावरण और इस तरह की फंडिंग की। सिर्फ बिहार में ही, अकेले बिहार में 15,000 से ज़्यादा ट्रेंड लड़के काम कर रहे हैं जिन्हें गृह युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया था। अब इस पॉपुलर फ्रंट जिसका आईएसआई से सीधा संबंध है, अगर बगदादी से सीधा संपर्क में रहते हैं, केरल में इनका जन्म होता है और इनकी जो खुराक धीरे धीरे इन्होंने कहर और कट्टर खुराक देना प्रारंभ किया। सिमी के आतंकवादी इनकी शरणस्थली बना था। अगर सिमी का भी कोई शरणार्थी था, अगर कोई विदेश का भी कोई आता था, पाकिस्तान का भी कोई आतंकवादी अगर शरण पाता था तो वो पीएफआई के माध्यम से बड़े आराम से उनके घर रहने और खाने की व्यवस्था, इनकी छिपने की व्यवस्था होती थी। पटना से कुछ आतंकवादी अरेस्ट भी हुए हैं, जिससे ये बात का खुलासा हुआ है। अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र विरोधी ताकतों की जो भारत की संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा बनी थी, पीएफआई पर पाबंदी सबूत और जांच के आधार पर लगाई गई, तो उसके बाद कुछ लोगों ने, जिनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ, उन्होंने इसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान के झगड़े बता के इतिश्री करना चाहा। लेकिन ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का झगड़ा भर नहीं है। इसको बता देने भर से उनकी जिम्मेदारी समाप्त तो नहीं होती है। कुछ लोगों ने तो बेशर्मी की वो सीमा भी पार कर दी। उन्होंने कहा कि ये और आरएसएस दोनों एक समानांतर संगठन है, इनको बंद किया जाना चाहिए। अरे दिग्विजय सिंह जी और लालू प्रसाद यादव जैसे इन गीदड़ नेताओं से मैं कहूँगा कि अगर आप में साहस है, मैं साहस पूर्वक कहता हूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सदस्य हूं, मैं स्वयंसेवक हूं।
आप भी कबूल करिए कि आप पीएफआई के सदस्य हैं, मानिए कि आप पीएफआई के सदस्य हैं, तब आप ये आरोप हम पर लगाइए। और अगर नहीं कह सकते, नहीं हिम्मत है, तो फिर उस जैसे घटिया राष्ट्र विरोधी संगठन से राष्ट्रीय संघ की, स्वयंसेवक संघ की तुलना नहीं की जानी चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं उनकी जानकारी के लिए कि ये आईएसआई के समर्थन में सीरिया भी लड़ने गए थे, इसके पुख्ता सबूत हम सब के पास मौजूद है। इनका ट्रेनिंग कैंप तेलंगाना में है, इनका ट्रेनिंग कैंप केरल में है, इनका ट्रेनिंग कैंप कश्मीर में है, और इनकी जड़ें पूरी तरह से फैली हुई हैं बिहार में। पहले सीएए कानून जब बना तो खुद को भारत का नागरिक सिद्ध करने के लिए इनके पास कागज नहीं थे। अब वक्फ बोर्ड बना तो उसके लिए भी इनके पास कागज नहीं है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के पास पूंजी जुटाने के कई स्रोत हैं। अफगानिस्तान में सक्रिय अफगान तालिबान, भारत विरोधी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान के कई तरीकों से ये धन इकट्ठा करते हैं। पैसा जुटाने के लिए आतंकवादी संगठनों का सबसे बड़ा जरिया अपहरण और वसूली है, डकैती भी है, जिनके जरिए ये आसानी से पैसा, और आधुनिक व्यवसायों में भी, बड़े बड़े मॉल में भी, बड़े बड़े सिनेमा घरों में भी इन्होंने पैसा पूंजी इन्वेस्ट कर रखी है। जो आतंकी संगठनों के परिवहन और चल अचल संपत्ति के निर्माण और कारोबार में भी, चल अचल संपत्ति में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, बेंगलोर जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अभी तो खुलासा होना बाकी है, वो भी उनका निवेश है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी और सरकार इसको रोक पाने में पूरी तरह से अक्षम साबित हुए हैं। आतंकी संगठनों का एक मुख्य पूंजी, जो इनका मुख्य स्रोत है, वह है अफीम की खेती। पाकिस्तान में सक्रिय आतंक पूंजी का एक बड़ा स्रोत अफगानिस्तान में अफीम की खेती है। अफीम की खेती से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा तालिबान कमांडरों को जाता है, और पिछले 18 वर्षों से नाटो सेना की मौजूदगी के बावजूद भी अफगानिस्तान में अफीम की खेती में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और इस कारोबार में, अफीम की खेती को लेकर, नाटो सेना, अफगानिस्तान हुक्मरान और तालिबान के बीच एक तरह का मौन सहमति है। और उस मौन सहमति में एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए कि हमें इस्लामिक राष्ट्र बढ़ाने हैं, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है, और उस प्रचार प्रसार के नाम पर ये ऐसे संगठन यहाँ फल फूल रहे थे। मुझे लगता है ये एक बहुत खतरनाक साजिश थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह ने, और इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उनके पास वक्त है भी, उन नेताओं को जिनके पेट में मरोड़ हो रही है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनके पास अभी पूरा वक्त है। वो चाहें तो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, ऐसे पुख्ता सबूत दे सकते हैं कि जिससे ये साबित हो सके कि ये राष्ट्र विरोधी नहीं थे, राष्ट्र को उन्नयन के लिए ले जा रहे थे। साबित करें, और अगर ये साबित नहीं कर सकते तो पूरे तौर पर इनका सफाया होना चाहिए। और मैं मोदी जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि पीएफआई तो झांकी है, गद्दारों का हिसाब होना भी बाकी है। जय हिंद।